सितंबर आ गया है और क्या आपकी गुलदाउद उन खिले हुए शानदार फूलों के गुच्छों की बजाय छोटे छोटे हरे झाड़ियों जैसे दिख रहे हैं? आपने पूरी गर्मी उनकी देखभाल की, पानी दिया, लेकिन बदले में कुछ नहीं। यह एक जानी पहचानी समस्या है ना? घबराइए मत और ये सोचना बंद कीजिए कि आपको गलत किस्म का पौधा बेच दिया गया है। आज हम जानेंगे कि शरद ऋतु की यह रानी क्यों नखरे कर रही है और सबसे महत्वपूर्ण, इसे इस तरह कैसे खिलाया जाए कि सारे पड़ोसी हैरान रह जाए। मैं वादा करता हूं, आपको गुलदाउद की देखभाल के कुछ आसान लेकिन बहुत प्रभावी रहस्य पता चलेंगे, खासकर सितंबर के महीने में। इससे पहले कि हम व्यवहारिक बातों पर आए, आइए इस फूल के मूल स्वभाव को समझते हैं। गुलदाउद एक छोटे दिन वाला पौधा है। इसका क्या मतलब है? इसके लिए फूल खिलने का संकेत ठंडक नहीं, बल्कि दिन की अवधि का छोटा होना है। जब तक दिन लंबे और रोशनी भरे रहते हैं, यह तेजी से अपनी हरी पत्तियां बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही रातें दिन से लंबी होने लगती है, पौधे में फूल खिलने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। इस सरल प्रणाली को समझकर हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो आइए, सबसे बड़ी और शायद सबसे कम ध्यान दी जाने वाली गलती से शुरुआत करते हैं। इसी वजह से गुलदाउदी का कितना भी शानदार और सेहतमंद पौधा क्यों ना हो, उस पर फूल नहीं आएंगे। और ये गलती है प्रकाश प्रदूषण। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, गुलदाउदी एक ऐसा पौधा है जिसे खिलने के लिए कम रोशनी और लंबी रातें चाहिए। इसके लिए फूल आने का संकेत एक लंबी, लगातार अंधेरी रात है, जो कम से कम 12 घंटे की होनी चाहिए। अब जरा शाम को अपने बगीचे पर नजर डालिए। क्या आपके फूलों के पास कोई स्ट्रीट लाइट जल रही है? या फिर बरामदे के ऊपर लगा बल्ब फूलों की क्यारी को रोशन कर रहा है? यहां तक कि आपके घर की खिड़की से आने वाली रोशनी या फिर गुजरती गाड़ियों की हेडलाइट्स भी एक समस्या बन सकती है। इनमें से कोई भी रोशनी का स्रोत गुलदाउदी की प्राकृतिक घड़ी को बिगाड़ देता है। इसे बस ये समझ नहीं आता कि शरद ऋतु आ चुकी है। इसके जैविक कैलेंडर में दिन अभी भी लंबा है, इसलिए ये वही करती रहती है जो इसने पूरी गर्मी में किया। पत्तियां और टहनियां उगाती रहती है। ये अपनी ताकत जमा करती रहती है, लेकिन इसे फूल खिलने का समय हो गया है का आदेश नहीं मिलता। यही वजह है कि आपका पौधा बड़ा और घना हो सकता है, लेकिन उस पर एक भी कली नहीं होती। ये बस उस संकेत का इंतजार करता रहता है जो इसे कभी नहीं मिलता। अच्छा, आप कहेंगे समस्या तो सुलझ गई, लेकिन अगर गुलदाउदी को किसी अंधेरे कोने में लगाना अब मुमकिन ना हो, तो क्या करें? इसका एक उपाय है, और यह अपनी सादगी में कमाल का है। हमें फूल को धोखे में रखना होगा और उसके लिए कृत्रिम रूप से वही लंबी रात बनानी होगी। इसके लिए हमें किसी भी ऐसे मटेरियल की जरूरत पड़ेगी जिससे रोशनी बिल्कुल भी अंदर न जा पाए। एक या दो गमलों या पौधों के लिए सबसे आसान उपाय एक बड़ा गत्ते का डिब्बा है। बस एक ऐसा डिब्बा ढूंढे जो पौधे को पूरी तरह से ढक ले और उसकी डालियों को कोई नुकसान न पहुंचाए। अगर आपके पास पूरी क्यारी है, तो घना काला एग्रोफाइबर, जैसे कि कम से कम 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर घनत्व वाला स्पनबॉन्ड, आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। इसे साधारण मेहराबों पर डाला जा सकता है, ताकि पौधे के ऊपरी हिस्से को कोई नुकसान न हो। सबसे जरूरी शर्त यह है कि इस मटेरियल से रोशनी बिल्कुल भी पार न हो, जरा भी नहीं। ये आसान लेकिन बहुत असरदार तरीका आपके फूलों के खिलने को नियंत्रित करने का रिमोट कंट्रोल है। आप गुलदाउदी के लिए हाथ से रात का मोड चालू करेंगे, जिससे कलियां बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब आइए समय सारणी पर बात करें। सिर्फ जब मन करे तब गुलदाउदी को ढक देना काम नहीं करेगा। इसके लिए एक व्यवस्थित तरीका और कड़ा नियम जरूरी है। एक साधारण नियम याद रखें। फूल खिलने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पौधे को कम से कम 12 घंटे तक लगातार अंधेरे की जरूरत होती है। इसलिए अपनी गुलदाउदी को रात का माहौल देने का सबसे सही समय शाम 7 से 8 बजे के बीच है। अपने लिए एक रिमाइंडर सेट कर लें। शाम को उनके पास जाएं और सावधानी से झाड़ियों को किसी गत्ते के डिब्बे या एग्रोफैब्रिक से ढक दें। और सुबह यह भी उतना ही जरूरी है, उन्हें खोल देना है।
ये काम सुबह 8 बजे से पहले जरूर कर लें। अगर आप भूल जाते हैं और उन्हें आधे दिन तक ढका छोड़ देते हैं, तो धूप में वे झुलस सकते हैं, खासकर अगर दिन गर्म हो। हमें रात का एहसास चाहिए, ग्रीन हाउस का नहीं। इस प्रक्रिया को रोजाना बिना किसी चूक के दोहराना होगा। आमतौर पर इस तरह के सख्त नियम का 2-3 हफ्ते तक पालन करने से सबसे जिद्दी किस्मों में भी कलियां बनने लगती हैं। ये थोड़ा मेहनत भरा जरूर है, लेकिन इसका नतीजा वाकई शानदार होता है। भरपूर और शानदार फूलों के लिए अगला सबसे जरूरी कदम है सही पोषण। सितंबर का एक अहम नियम हमेशा याद रखें, नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं देना है। यूरिया या अमोनियम नाइट्रेट जैसी नाइट्रोजन युक्त खाद पौधों में हरे भरे पत्तों और तनों की तेजी से बढ़ोतरी करती है, लेकिन हमें अभी इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें तो ढेरों कलियां चाहिए, बहुत सारी कलियां। अगर आप गुलदाउदी को अभी भी नाइट्रोजन देते रहेंगे, तो वह मोटाएगी, यानी वह अपनी सारी ऊर्जा पत्तियों और तनों को बढ़ाने में लगा देगी और फूलों को खिलाना भूल जाएगी। पौधा घना और हरा भरा तो दिखेगा, लेकिन उस पर आपको फूल नहीं मिलेंगे। इसलिए नाइट्रोजन की अधिक मात्रा वाली सभी खादों को हमें अगली वसंत तक के लिए रोक देना चाहिए। इस समय से हमारा मुख्य उद्देश्य है पौधे को बढ़ने के मोड से फूलों के मोड में लाना, और इसके लिए हमें बिल्कुल अलग पोषक तत्वों की जरूरत होगी। तो हमने नाइट्रोजन हटा दिया है, अब इसकी जगह क्या दें? सितंबर में गुलदाउदी के लिए फास्फोरस और पोटेशियम, ये दो तत्व सबसे अहम होते हैं। ये फूलों की कलियों के बनने, बड़ी और मजबूत कलियों के विकास और भविष्य के फूलों की चमक व रंगत के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं। फास्फोरस कलियां बनने की प्रक्रिया के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि पोटेशियम फूलों के तनों को मजबूत करता है। यह शरद ऋतु की ठंडक और फंगल रोगों से लड़ने की पौधे की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। आप कोई भी संतुलित शरदकालीन उर्वरक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी पैकेजिंग पर नाइट्रोजन की न्यूनतम मात्रा और फास्फोरस व पोटेशियम की उच्च मात्रा लिखी हो। यह दानेदार खाद हो सकती है, जिसे मिट्टी में मिलाया जाता है, या फिर पानी में घुलनशील खाद, जिसे जड़ों में पानी के साथ दिया जाता है। पोषण में यह बदलाव गुलदाउदी के लिए एक स्पष्ट संकेत होगा, बढ़ना रोको, अब फूल खिलने का वक्त है। अकेक है। तो अब बात करते हैं फूलों को खिलाने वाली एक असली जादुई छड़ी की। अगर आप देख रहे हैं कि फूल खिलने का समय हो गया है, पर कलियां दिखाई नहीं दे रही, या वे बहुत छोटी और कमजोर हैं, तो पोटेशियम मोनोफॉस्फेट आपकी मदद करेगा। यह खाद गुलदाउदी के लिए ठीक वही पोषण है जिसकी उसे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। इसमें नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि आसानी से अवशोषित होने वाला फास्फोरस और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। ये फूल के लिए किसी एनर्जी ड्रिंक से कम नहीं है। यह बहुत तेजी और प्रभावी ढंग से काम करता है, सीधे तौर पर पौधे को फूल खिलाने के लिए प्रेरित करता है। एक बड़ा चम्मच पाउडर 10 लीटर पानी में घोल ले और झाड़ियों की जड़ों में अच्छी तरह से डालें। यह खाद आप हर 10 से 14 दिन में एक बार दे सकते हैं, जब तक कलियों में रंग न आने लगे। यकीन मानिए, ऐसी आपातकालीन सहायता के बाद आपको नतीजे के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सितंबर में पौधों की देखभाल का एक और उतना ही जरूरी पहलू है सही ढंग से पानी देना। कई माली अपनी पुरानी आदत के कारण गुलदाउदी को गर्मियों की तरह ही खूब पानी देते रहते हैं, और यह एक बड़ी गलती है। सितंबर में रातें ठंडी होने लगती हैं और मिट्टी की सतह से नमी का वाष्पीकरण कम हो जाता है। जड़ों के आसपास लगातार गीली मिट्टी उनके सड़ने का सीधा कारण बनती है, और अगर जड़ें गलने लगे तो वे पौधे को पर्याप्त पोषण नहीं दे पाएंगी, और फिर शानदार फूलों की तो बात ही नहीं होगी। इतना ही नहीं, अतिरिक्त नमी फंगल बीमारियों के पनपने के लिए एक आदर्श वातावरण बनाती है। इसलिए अब हमें पानी देने के तरीके को थोड़ा संयमित करना होगा। हर दिन एहतियात के तौर पर पानी न डालें। एक बार में अच्छे से पानी देना बेहतर है, बजाय इसके कि थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी को दलदल बना दें। जैसा कि कहा जाता है, थोड़ा कम पानी देना ज्यादा देने से बेहतर है। स्वस्थ जड़ें ही स्वस्थ और भरपूर फूलों की कुंजी है।
पौधों को पानी कब देना है, यह जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका एक बहुत ही आसान और भरोसेमंद तरीका है। मिट्टी की ऊपरी परत को देखकर पानी देने का फैसला न करें, यह अक्सर भ्रमित कर सकती है। बस अपनी उंगली को पौधे के पास की मिट्टी में 2-3 सेंटीमीटर की गहराई तक डालकर देखें। अगर आपको वहां नमी महसूस हो, तो 1-2 दिन और इंतजार कर सकते हैं। लेकिन अगर मिट्टी सूखी लगे, तो बेझिझक पानी दे। पौधों को पानी सुबह देना सबसे अच्छा रहता है, ताकि रात होने से पहले उनकी पत्तियां सूख सके। हमेशा कोशिश करें कि पानी सीधे जड़ों में ही दें। पत्तियों पर और खासकर नई निकल रही कलियों पर पानी पड़ने से बचाएं। यह सरल तरीका आपको कई समस्याओं से बचाएगा, जिनमें फफूंदी, पाउडरी मिल्ड्यू जैसी बीमारियां भी शामिल है। याद रखें, 2-3 सेंटीमीटर गहराई पर मिट्टी का सूखा होना ही पानी देने का आपका मुख्य संकेत है। आइए, कलियों को देखते हैं। जब गुलदाउदी में कलियां बनने लगती है, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मगर अभी चैन से बैठने का वक्त नहीं आया है। अगर आप सिर्फ ढेर सारे छोटे फूल नहीं, बल्कि बड़े और शानदार फूलों का एक घना, लुभावना गुच्छा चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सर्जिकल काम करना पड़ेगा। टहनियों के ऊपरी हिस्सों को ध्यान से देखें। अक्सर बीच में एक बड़ी मुख्य कली बनती है और उसके चारों ओर ढेरों छोटी-छोटी बगल वाली कलियां होती है। ये छोटी कलियां मुख्य कली का पोषण और ऊर्जा खींच लेती है, जिससे उसे पूरी तरह खिलने और अपनी क्षमता दिखाने का मौका नहीं मिल पाता। इन्हें हटाने से घबराएं नहीं। सभी बगल वाली छोटी कलियों को सावधानी से तोड़ दें या छोटी कैंची से काट दें। हर टहनी पर सिर्फ एक सबसे बड़ी और सबसे मजबूत कली को ही रहने दें। ये खास तौर पर बड़े फूल वाली गुलदाउदी की किस्मों के लिए ज्यादा जरूरी है। बागवानी की इस खास तकनीक को नॉर्मिंग कहते हैं। इसका उद्देश्य है पौधे के सभी पोषक तत्वों को कुछ ही, लेकिन बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले फूलों के विकास पर केंद्रित करना। हाँ, झाड़ी पर फूलों की कुल संख्या तो कम हो जाएगी, लेकिन उनका आकार और सुंदरता कई गुना बढ़ जाएगी। छोटे छोटे सामान्य फूलों की बजाय आपको शानदार बड़े और गोल आकार के फूल मिलेंगे, जो सबकी नजरें अपनी ओर खींच लेंगे। ये प्रक्रिया कट फ्लावर किस्मों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है, खासकर अगर आप उनसे शरद ऋतु के लिए गुलदस्ते बनाना चाहते हैं। मल्टीफ्लोरा जैसी छोटे फूलों वाली किस्मों के लिए यह तरीका उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि उनकी खूबसूरती तो छोटे छोटे ढेरों फूलों में ही है। लेकिन अगर आप बड़े फूल वाली गुलदाउदी उगा रहे हैं, तो नॉर्मिंग ही उस वाह इफेक्ट को पाने की कुंजी है, जिसका हर माली सपना देखता है। छोटे फूलों का मोह न करें, बड़े और शानदार फूल पाने के लिए। लेकिन अगर आप पूरे गर्मियों में पिंचिंग करना भूल गए थे या इसके बारे में जानते ही नहीं थे, तो क्या करें? हो सकता है कि अब आपकी झाड़ी लंबी, थोड़ी कम घनी और उसमें कम शाखाएं निकली हुई दिख रही हो। दुर्भाग्य से सितंबर में पिंचिंग करना अब बहुत देर हो चुकी है। पौधा पाला पड़ने से पहले नई फूलों की कलियां बनाने का समय नहीं मिल पाएगा। अगर आप अभी पिंचिंग करते हैं, तो आप पूरी तरह से बिना फूलों के रह जाने का जोखिम उठाते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को हम अगले सीजन के लिए छोड़ देते हैं और अपने बागवानी कैलेंडर में जून के महीने के लिए एक नोट जरूर बना लें। लेकिन स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अभी भी कुछ उपाय किए जा सकते हैं। यह गर्मियों की पिंचिंग जितना प्रभावी नहीं है, लेकिन फिर भी पौधे की ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में मदद करेगा। अगर पिंचिंग का समय निकल भी गया हो, तो भी हमारे पास एक छोटी सी तरकीब अभी भी है। पौधे के निचले भाग और तनों को ध्यान से देखें। आपको पत्ती की कांखों से सीधे उगने वाली छोटी छोटी कॉम्प्ले जरूर नजर आएंगी। इन्हें ब्लाइंड या साइड शूट कहते हैं। ये बहुत कमजोर होती है, मुख्य पत्तियों की छाया में उगती है और इस मौसम में इनमें फूल बिल्कुल भी नहीं खिलेंगे। लेकिन ये छोटी वैम्पायर की तरह पौधों के पोषक तत्वों को अपनी ओर खींचती रहती है, जिससे मुख्य तना कमजोर होता जाता है और भविष्य में खिलने वाले फूलों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। इन्हें तुरंत हटाना जरूरी है। बस इन्हें अपनी उंगलियों से धीरे से तोड़कर हटा दें
ये आसान प्रक्रिया पोषक तत्वों के प्रवाह को इन बेकार की टहनियों से हटाकर ऊपर बन रही कलियों की ओर मोड़ देती है, जिससे उन्हें बेहतर विकास के लिए एक अतिरिक्त बढ़ावा मिलता है। शरद ऋतु का आगमन न केवल हमारी आंखों को सुकून देता है, बल्कि दुर्भाग्य से यह कीटों के लिए भी एक दावत लेकर आता है। गुलदाउदी की उभरती हुई कलियों का सबसे बड़ा दुश्मन माहू एफिडा बन है। ये छोटे कीड़े पौधे के सबसे कोमल और रसीले हिस्सों पर, यानी नई कॉम्पलों और कलियों पर अपना डेरा जमा लेते हैं। वे झुंड बना लेते हैं और शाब्दिक अर्थों में उनका सारा रस चूस लेते हैं। नतीजतन कलियां विकृत हो जाती है, सूख जाती है और अक्सर खिल ही नहीं पाती। और अगर वे खिलती भी है तो फूल टेढ़े मेढ़े और बेजान से दिखते हैं। इसलिए सितंबर में झाड़ियों का नियमित रूप से निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। पत्तियों के निचले हिस्से और नई कॉम्पलों को ध्यान से देखें। माहू को पहचानना आसान है, बस समय रहते पहचानना जरूरी है। इन लालची कीटों को अपने शरद ऋतु के बगीचे की खूबसूरती चुराने ना दे। यदि आपको ये अनचाहे मेहमान दिखे तो क्या करें? सबसे जरूरी बात यह है कि उनके पूरे पौधे पर फैलने का इंतजार न करें। माहू के पहले संकेत दिखते ही आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। यदि कीड़े थोड़े ही हैं, तो आप उन्हें नली से तेज पानी की धार से धो सकते हैं या पौधे पर साबुन का घोल छिड़क सकते हैं। लेकिन आमतौर पर शरद ऋतु में विशेष कीटनाशक दवाएं ज्यादा प्रभावी होती हैं। किसी भी नर्सरी या बागवानी केंद्र में आपको माहू से छुटकारा पाने के लिए कई तरह के उत्पाद मिल जाएंगे, जैसे कि फाइटोवर्म, एक्टारा या स्क्रा पर आधारित। निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और पौधे पर उपचार करें। खासकर नई कॉम्पलों और पत्तियों के नीचे के हिस्से पर विशेष ध्यान दें। याद रखें, सही समय पर किया गया उपचार इस बात की गारंटी है कि आपकी कलियां पूरी तरह से स्वस्थ और सुंदर फूलों में खिलेंगी। फंगल रोग शरद ऋतु की एक और समस्या है जो आपके फूलों को खराब कर सकती है। सितंबर की ठंडी और नम रातें, सुबह की ओस, ये सभी पाउडरी मिल्ड्यू के पनपने के लिए आदर्श स्थितियां हैं। यह पत्तों, तनों और यहां तक कि कलियों पर भी सफेद आटे जैसी परत के रूप में दिखाई देता है। शुरुआत में यह छोटे धब्बे हो सकते हैं, लेकिन बीमारी तेजी से फैलती है और देखते ही देखते पूरे पौधे को अपनी चपेट में ले सकती है। संक्रमित हिस्से ठीक से प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है। नतीजतन कलियां या तो खिलेंगी नहीं या छोटी और बेजान रहेंगी। पौधों का बहुत घना होना और हवा का खराब संचार इस समस्या को और भी बढ़ा देता है। इसलिए इस बीमारी की रोकथाम और समय पर इसका इलाज करना बेहद जरूरी है। इस सफेद चूर्णी रोग से कैसे निपटें? सबसे पहले तो रोकथाम बहुत जरूरी है। पौधों को बहुत घना ना लगाएं ताकि हवा उनके बीच आसानी से घूम सके। पौधों को हमेशा जड़ में ही पानी दें, पत्तियों पर पानी गिरने से बचे। अगर आपको सफेद चूर्णी रोग के शुरुआती लक्षण दिखे तो तुरंत सबसे ज्यादा संक्रमित पत्तियों को हटा दें और उन्हें जला दें। फिर पौधों पर फफूंदनाशक, फंगीसाइड का छिड़काव करें। टोपाज, स्कोर या सामान्य कोलाइडल सल्फर जैसे उत्पाद काफी प्रभावी साबित हुए हैं। बायो फफूंदनाशक भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि बेसिलस सबटिलिस पर आधारित। छिड़काव सूखे और हवा रहित दिन में करना सबसे अच्छा होता है। याद रखें, एक स्वस्थ और मजबूत पौधा हमेशा ज्यादा फूल देता है और लंबे समय तक आपकी आंखों को सुकून देता है। अपनी पतझड़ के फूलों की रौनक को बीमारियों से खराब न होने दें। जरा कल्पना कीजिए, आपने सब कुछ सही किया है और आपकी गुलदाउदी का पौधा आखिरकार ढेरों फूलों से लदकर एक विशाल भारी गुच्छे का रूप ले लेता है। क्या नजारा है! लेकिन तभी पतझड़ की बारिश आती है, फूल भीग जाते हैं और भी ज्यादा भारी हो जाते हैं और डालियां उनका वजन सह नहीं पाती। वे अपने ही भार से टूट कर गिर जाती हैं और पौधे की सारी शोभा खत्म हो जाती है। कितना अफसोस होता है ना? ये बात खासकर बड़े फूलों वाली ऊंची किस्मों के लिए सच है। उनके तने दिखने में मजबूत लगने पर भी काफी नाजुक होते हैं। इसीलिए सहारा देने के बारे में पहले से ही सोच लेना चाहिए। कलियों के पूरी तरह खिलने
और वजन बढ़ने से भी पहले। यह वो स्थिति है जहां बाद में बिगड़ी हुई सुंदरता पर पछतावा करने से बेहतर है कि पहले ही एहतियात बरती जाए। झाड़ियों को सहारा देने के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके कई विकल्प मौजूद हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप झाड़ी के चारों ओर 3-4 खूंटियां सावधानी से गाड़ दें और उन्हें रस्सी से ढीला ढाला बांधकर एक ढांचा बना लें। इससे शाखाएं इधर उधर नहीं फैलेंगी। एक और सुविधाजनक और सुंदर विकल्प है खास पैर वाले गोल सहारे का इस्तेमाल करना। ये किसी भी बागवानी केंद्र पर आसानी से मिल जाते हैं। ऐसे सहारे को बसंत में ही छोटे पौधे के ऊपर लगा दिया जाता है और पौधा सीधा इसके बीच से बढ़ता है। शाखाएं घोलों में समान रूप से फैल जाती है और पत्तियों में यह सहारा लगभग अदृश्य हो जाता है। अगर आपने वसंत में ऐसा नहीं किया था, तो आप अभी भी यह सहारा सावधानी से लगा सकते हैं, शाखाओं को धीरे धीरे घोलों में डालते हुए। ये आसान सा तरीका झाड़ी के सही आकार को बनाए रखने में मदद करेगा और आपके शानदार फूलों को टूटने से बचाएगा। क्या आप अपने गुलदाउदी के फूलों के रंगों को और भी चमकीला और गहरा बनाने का एक छोटा सा राज जानना चाहते हैं? जाहिर है, पौधे की किस्म और सही फास्फोरस पोटेशियम खाद इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन एक ऐसी छोटी सी तरकीब है जो इस प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकती है। यह है मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल, जिसे इंग्लिश सॉल्ट या एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। मैग्नीशियम प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया और क्लोरोफिल के उत्पादन में अहम भूमिका निभाता है, जिससे पत्तियां ज्यादा स्वस्थ और हरी भरी दिखती है। और स्वस्थ पत्तियां फूलों के लिए उत्तम पोषण का स्रोत होती है। इसके अलावा मैग्नीशियम पौधे को फास्फोरस बेहतर तरीके से सोखने में मदद करता है, जो सीधे तौर पर फूलों की पंखुड़ियों में मौजूद रंगों की चमक पर असर डालता है। एक चम्मच मैग्नीशियम सल्फेट को 5 लीटर पानी में अच्छी तरह घोलें और इस घोल से अपने गुलदाउदी के पौधों को पानी दें। इस तरह की खाद सितंबर के महीने में 1 या 2 बार देना ही काफी है। यह किफायती तरीका आपके फूलों को शरद ऋतु के सबसे जीवंत और शानदार रंगों से भर देगा। और अंत में एक बहुत जरूरी बात, धैर्य रखें। कभी कभी हम सभी नियमों का पालन करते हैं, उन्हें उचित रोशनी से बचाते हैं, सही खाद डालते हैं और जरूरत के हिसाब से पानी देते हैं, लेकिन हमारी गुलदाउदी फिर भी खिलने में जल्दी नहीं करती। ऐसे में हमें अलग अलग किस्मों की विशेषताओं को समझना चाहिए। गुलदाउदी की अनगिनत किस्में होती है और हर किस्म के खिलने का समय अलग अलग होता है। जो जल्दी खिलने वाली किस्में होती है, वे अगस्त में ही हमें फूलों से खुश कर सकती हैं। मध्यम समय में खिलने वाली किस्में सितंबर तक पूरी तरह से खिल जाती है। और फिर कुछ ऐसी भी किस्में होती है जो देर से खिलती है, खासकर वे शानदार बड़े फूलों वाली गुलदाउदी, जो अपने स्वभाव के अनुसार सितंबर के अंत में या अक्टूबर में ही अपनी कलियां खोलना शुरू करती है। हो सकता है आपकी इन खूबसूरत गुलदाउदियों को अपने शानदार प्रदर्शन के लिए बस थोड़ा और समय चाहिए हो। उन्हें जल्दबाजी न दें, उनका सही तरीके से ख्याल रखना जारी रखें और वे निश्चित रूप से अपने भरपूर और लंबे समय तक खिलने वाले फूलों से आपके धैर्य का इनाम देंगी। और अब इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू, गुलदाउदी के बारे में सबसे हैरान कर देने वाला सच ये है कि एक माली के तौर पर आप उनके फूलने के समय को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। कम दिन के सिद्धांत को समझकर आप उन्हें अगस्त में भी खिला सकते हैं। बस उन्हें थोड़ा जल्दी ढकना शुरू कर दें। जिस स्ट्रीट लाइट को आप मामूली समझते थे, वही आपके पौधों में घने फूलों का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होती है। और एक साधारण गत्ते का डिब्बा आपका सबसे शक्तिशाली हथियार है। आप सिर्फ प्रकृति की कृपा का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि अपने पतझड़ के बगीचे को सचमुच अपनी धुन पर नचा रहे हैं। और यह सब कुछ बदल देता है। तो सारांश ये है, सितंबर में आपकी गुलदाउदी घने और खूबसूरत फूलों से खिल उठे। इसके लिए उन्हें 12-13 घंटे के लिए पूरी तरह से अंधेरे में रखें। नाइट्रोजन वाली खाद देना बंद करके पोटेशियम और फास्फोरस वाली खाद पर स्विच करें। पानी का उचित ध्यान रखें
और उन्हें कीटों तथा बीमारियों से बचाएं। यह वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपके बगीचे में नई जान डाल देंगे और उसे नए रंगों से खिला देंगे। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगा हो तो लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियो मिस न करें। अब एक सवाल आपके लिए, गुलदाउदी की देखभाल के आपके क्या खास रहस्य हैं? या शायद आपको किसी अनोखी समस्या का सामना करना पड़ा हो? इसके बारे में कमेंट्स में जरूर लिखें। आइए इस पर चर्चा करें।